ओके देखिए अभी के लिए निफ्टी का इंडिकेटिव क्लोज जो है ना ऑल ओवर द प्लेस है। इंडिकेटिव प्राइस आपको दिखाई देगा 24,532 का। प्री कैश क्लोज था 24,361 का। अब यही दिक्कत है। अब थैंकफुली आज एक्सपायरी नहीं है ना, आज एक्सपायरी नहीं है थैंकफुली, वरना आज अब ऑप्शन वाला क्या करे। अब अगर यही इंडिकेटिव प्राइस हो और ये इंडिकेटिव प्राइस इस तेजी से चेंज हो रहा है ना, 536 वो स्क्रीन जो फ्लिकर हो रही है ना वो इसीलिए हो रही है क्योंकि इतनी तेजी से चेंज हो रहा है। ये इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस 503 हो गया, अब 24,504 हो गया। इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस 485 हो गया। अब इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस बैंक निफ्टी का देख लीजिए 57,885 का इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस है, जबकि एक्चुअल क्लोज कहाँ हुई थी? 57,771 पर। ये थोड़ा सा फ्लिकर हो रहा है एक्चुअली, बट कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा ठीक करिए, प्लीज़ इसको ठीक करिए, इसको हटाइए जरा एक बार, इसको ठीक करिए। लेकिन अब 24,438 हो गया निफ्टी का इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस। तो ये अब मुझे लगता है इस दिक्कत का किस दिन आएगी? दिक्कत एक्सपायरी वाले दिन आएगी। आज एक्सपायरी नहीं है तो आज चलिए ठीक है, फिर भी उतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन अब एक्सपायरी हो, है ना, उसमें ऑप्शन बायर या ऑप्शन सेलर क्या करे? अगर आपकी जो क्लोज है उससे इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस 100-200 इन सर्टेन केसेस 250 पॉइंट दूर है तो क्या करें? अब जैसे 24,474 पर आ गया, 24,361 था वर्सेस 24, अब 24,474। ठीक है, देखिए मैं रोज ये प्रोसेस समझाऊंगा लोगों को क्योंकि आई थिंक जरूरी है। 3:15 पे कैश मार्केट के रेट्स बन जाते हैं एफएनओ स्टॉक्स के। उसके बाद उनकी बिडिंग होती है जिसके बेसिस पर एक इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस दिखाई देता है। अब देखिए अब ये मामला सेटल हो गया है। एक डिमांड उठ रही है कि क्यों ना एक्सपायरी वाले कैश, ठीक है, क्यों ना एक्सपायरी वाले दिन उस दिन के ऑप्शंस को आप 3:15 बजे सेटल करें। आई थिंक अच्छी डिमांड है क्योंकि अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि रिटेल ट्रेडर्स को प्रोटेक्ट करना तो वो सबसे अच्छा होगा कि जो उस दिन के एक्सपायरी वाले ऑप्शन है ना वो सीधा 3:15 बजे बंद हो जाए। अब ये खुद ही जब चेयरमैन ऐसे बोल सकते हैं कि हाँ ट्विक करने के लिए हम ओपन हैं, बदलाव करने के लिए ओपन है, तो बड़ा स्टेटमेंट माना जा सकता है। नहीं देखिए, मैं बिल्कुल जो बात मैं कह भी रहा था ना कि मुझे ये चीज़ जो है ना काफ़ी अच्छी लगती है सेबी चेयरमैन की। एक होता है कि आप ये कह दें कि नहीं हमने एक मैकेनिज्म बना दिया है, अब यही मैकेनिज्म है, आपको फॉलो करना है। हाँ आपको फॉलो करना है। और एक चीज़ बताओ ना, एक होता है इलीगल चीज़, है ना, एक होता है मैनिपुलेशन, एक होता है कि सिस्टमिक एरर की तो नहीं हो रहे हैं उसकी वजह से। ट्रेडर्स को जो दिक्कत आ रही है वो किस वजह से आ रही है? ट्रेडर्स को दिक्कत आ रही है वो इस वजह से आ रही है ना। अब जैसे आज का इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस है, एक्सपायरी वाले दिन इस तरीके का इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस जब आएगा तो उसमें देयर इज नो वे फॉर अ ट्रेडर टू राइट ऑप्शन या बाय ऑप्शन, वो कर ही नहीं पाएगा, है ना, प्राइस डिस्कवरी नहीं हो पाएगी उसकी ऑप्शन की। तो उसके लिए तो, लेकिन ओवरऑल सिस्टम बढ़िया है, सिस्टम रोबस्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैनिपुलेशन का कोई साइन नहीं मिला है। सुन लेते हैं एक बार सेबी चेयरमैन क्या कह रहे हैं। बेसिकली इशू ये है कि पार्टिसिपेशन कैश में बढ़े। कैश एक ट्रांसपेरेंट मार्केट है, उसकी प्राइसिंग हमेशा दिखती है, उसके अंदर क्या क्या हो रहा है दिखती है और फाइनली वो एक प्राइस करता है। तो सेबी सब विभिन्न लोगों से बात भी कर रही है और हम लोग सब लोगों के इनपुट भी समझ रहे हैं और देख रहे हैं, सोशल मीडिया में भी आ रहे हैं। यदि कोई आवश्यकता होगी कि हम उसमें कुछ ट्वीक करके सुधार कर सकते तो भी हम देखेंगे। लेकिन अभी इस समय जो हमारा दिक्कत है कि इसमें थोड़ी समझ की और सहजता की कमी है। ओके चलिए, तो सुनिए आप, अगर गड़बड़ कोई नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई मैनिपुलेशन नहीं हुई है, ठीक है, क्योंकि वो 2 दिन के डेटा की बात हो रही थी, 8 और 9 अगस्त के डेटा की, कि उस 8 और 9 अगस्त के डेटा की शायद जांच हुई है। उस 8 और 9 अगस्त के डेटा में अगर ये निकल कर आया कि कोई मैनिपुलेशन नहीं है, उसका कोई एविडेंस नहीं है, तो पहले तो ये अच्छी चीज़ है, ठीक है। दूसरी चीज़ वो जो कह रहे हैं कि पार्टिसिपेशन बढ़ाने की ज़रूरत है कैश में। अगर आप देखेंगे तो कैश का पार्टिसिपेशन बढ़ भी रहा है, ठीक है, तो कैश का पार्टिसिपेशन बढ़ाने की ज़रूरत है और मार्केट से फीडबैक मिल रहा है, उसका वो आकलन कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो उन्होंने एंड में कही, वो बाइट को वापस रखिएगा, मैं एक बार वापस प्ले करूंगा उसको, अगर ज़रूरत पड़ी तो उस फ्रेमवर्क में बदलाव के लिए हम तैयार हैं। आई थिंक ये एक स्टेट्समैन वाली एक स्टेटमेंट है सेबी चेयरमैन की। जैसा मैंने कहा, आपको याद होगा पहले जब मैं सेबी चेयरमैन को मिला था, मैंने सेबी चेयरमैन को एक फीडबैक दिया था, श्रेया फिरू, कि बैन में कुछ स्टॉक्स हैं जो बार बार आते हैं, ठीक है, और आपको उस पर कुछ करना चाहिए, और आपने देखा था उसके बाद उस पर एक्शन हुआ था, ठीक है ना। तो इसके लिए आई थिंक ये जरूरी होता है कि एक आप फीडबैक लें और उस
देखिए, भारतीय बाज़ारों के लिए सबसे बड़ी खबर यही थी कि इंडियन मार्केट के लिए जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है उनमें तेज़ी देखने को मिल रही थी और जिसकी वजह से ही इंडियन मार्केट में गिरावट भी दिखाई दे रही थी। लेकिन आज शुरुआत से ही इंडियन मार्केट में गिरावट का दौर चालू था और निचले स्तरों पर जाने के बाद में बाज़ार में जो रिकवरी आई है करीब 24,250-55 के लेवलों से, वो काफ़ी ज़बरदस्त थी क्योंकि वहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट जोन भी था और जो रिकवरी आई है वो रिकवरी पूरे के पूरे मार्केट को ही बदल के रख दिया है। जो रिकवरी है वो लगभग 24,435 पे आती हुई नज़र आई है। एक बार तो बाजार 150 से 200 पॉइंट की गिरावट दिखाता हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन जो लास्ट में रिकवरी हुई है लास्ट के आधे घंटे में, जिसकी वजह से पूरा मार्केट ही पलट दिया है। केवल 35 पॉइंट की गिरावट ही बची हुई दिखाई दे रही थी। बैंक निफ्टी में भी करीब 439 पॉइंट की तेज़ी थी। सीएस की वजह से निफ्टी में 24,360 की क्लोजिंग होनी थी, लेकिन 435 की क्लोजिंग होती हुई नजर आएगी। तो ये लगभग 70 पॉइंट की तेज़ी सीएस का इम्पैक्ट आता हुआ यहाँ पे नज़र आया है, जिसकी वजह से काफ़ी रिटेल ट्रेडर्स को कुछ समझ में देखने को नहीं मिल रहा है कि ये प्राइस सेटलमेंट का स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेगा। देखिए, आज तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, लेकिन एक्सपायरी के दिन यदि ऐसा होता है तो तगड़ा फ्लक्चुएशन इंडियन मार्केट की तरफ से दिखाई देता हुआ नज़र आएगा। फिलहाल देखें तो इंडियन मार्केट में रिकवरी का काफ़ी अच्छा मूड माहौल था लास्ट में और जिसी की वजह से इंडियन मार्केट को फिर से हम बुलिश साइड की तरफ ही देखने को मिल रहा है। देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश होता हुआ ही नज़र आया है। जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे कि बाज़ार में एक जो रिट्रेसमेंट है वो पेंडिंग है, तो ये रिट्रेसमेंट तो आ चुका है। अब ज़रूरी है कि आज का लो डिफेंड होता हुआ नज़र आए। आज का लो यदि डिफेंड अब हो जाता है तो फिर इंडियन मार्केट की तरफ से आपको कल भी 24,550 और 650 के लेवल आपको जल्द दिखाई दे सकते हैं। 24,260 और 24,200 ये जो रेंज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंज रहेगी बाज़ार के सपोर्ट जोन के लिए, क्योंकि बाज़ार यदि इन लेवलों को तोड़ता है तो फिर 23,800 के लेवल आपके लिए तैयार होते हुए नज़र आ सकते हैं। फिलहाल अच्छी खबर ये है कि इंडियन मार्केट की तरफ से स्ट्रक्चर अब फिर से पॉजिटिविटी वाला ही होता हुआ नज़र आया है। बैंक निफ्टी जहाँ पे एक रोज लग रहा था कि बाज़ार 57,257 तक आता हुआ नज़र आएगा, लेकिन जो रिकवरी थी वो काफ़ी अच्छी थी और 57,800 के ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिली है। कल 58,150 58,200 का लेवल निकलते ही 58,500 तक बैंक निफ्टी जा सकता है और 57,250 का और 57,000 का अच्छा खासा सपोर्ट जोन रहेगा। यदि इसके नीचे बाजार आता है तो फिर बिगड़ता हुआ बाजार दिखाई दे सकता है, लेकिन फिलहाल इंडियन मार्केट की तरफ से ऐसी खबर नहीं है जिसकी वजह से लगे कि कोई बड़ी हानि इंडियन मार्केट को हो सकती है। फिलहाल सीएस को लेके भी जो उलझन देखने को मिल रही थी वहाँ से देखें तो काफ़ी अच्छे से भी चेयरमैन ने बात कही है कि यदि इनमें कुछ भी डिफ़ॉल्ट होगा तो हम उसको सुधारते हुए नज़र आएंगे। और फिलहाल जो मनी कंट्रोल की साइड से खबरें आ रही थी कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से सीएस में गड़बड़ी हुई है, तो वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। पूरी जांच हो चुकी है और उसका निष्कर्ष यही है कि कुछ भी कैसा गलत दिखाई नहीं दिया है। फिलहाल एफआईज की बाइंग इंडियन मार्केट में है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी स्टेबल हैं। तो यदि इंडियन मार्केट में तेज़ी होती है तो वो तेज़ी इंडियन मार्केट को बहुत ऊपरी स्तर पर भी लेकर जा सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।